हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 लेबर लेजिस्लेशन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो यहाँ पे नाम में ये है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो जो मैनेजमेंट है वो एक्सक्लूसिवली जो है टॉप लोगों के लिए बना रखा है। जो CEOs है, जो EDs है, ये सारे इनमें आते हैं और यही सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसमें जो है अगर खाली यही लोग रहे तो इन लोगों को कभी कभार रहता है कि वर्कर का रियल प्रॉब्लम वगैरह पता नहीं लग पाता, या फिर अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है वर्कर और मैनेजमेंट में तो उस टाइम में भी जो है जल्दी से सुलझ नहीं पाता। तो इन सब से हमें छुटकारा पाने के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम जो है वर्कर्स को भी अलाउ करते हैं टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इन वेरियस प्रोसेस। तो यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो मेंटेन रहता है, इससे प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। तो अगर हमारे हर लेवल का वर्कर जो है इन्वॉल्व होगा मैनेजमेंट में, अगर मैनेजमेंट के डिसीजन में मदद के लिए इन सब के सजेशन भी अगर आप लोगे तो उनको लगेगा कि भाई हमको कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बस डिसीजन लिए जा रहा है और हमें बस काम करा रहा है, ऐसा नहीं। हमारे सजेशन भी लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। अगर कोई खराबी आ रही है या फिर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टेंस माहौल है, तो हमारा सजेशन लिया जा रहा है कि हम कैसे इस सबको सुलटाएं। तो ये इन सब से क्या होता है, एक हमारे वर्कर को लगता है कि वो भी इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको लगता है कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस में। तो उससे जो है उसको बहुत ही अच्छा सा फील होता है। वो जो है एक बिलोंगिंगनेस, देयर कम्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब आप जो है डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप जो है आपका प्रोडक्टिविटी का अगर लेवल होगा, आप एकदम काम वगैरह सिंसियरली करोगे और प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा और इंडस्ट्री में पीस भी ऑब्वियसली रहेगा ही। सो यहाँ पे जो है हम लोग जॉइंट कंसल्टेशन करते हैं बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जॉइंट कंसल्टेशन रहता है वर्कर लोग और मैनेजमेंट के बीच में, ताकि जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ढंग से चलता रहे। कुछ भी डिसीजन मेकिंग लेना हो, कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो कि भाई कल जो है ये वाला प्रोसेस किस तरीके से हम करें, या फिर हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्डर आया है। हाँ, इनको जैसे कंपनीज में ऑर्डर का ही रहता है, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है बाहर से, तो इस ऑर्डर को हम फुलफिल कैसे करें। तो हम लोग जो है मैनेजमेंट के लोग जो है वर्कर लोगों के पास जाते हैं, भाई ऐसा ऐसा आया है, बहुत बड़ा एक टास्क है, हमें इसको जो है साथ में मिल के करना है, आप लोग सजेस्ट कीजिए हम कैसे किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो वर्कर लोग भी अपने सजेशन देंगे। तो जब वो लोग सजेशन देंगे ना तो वो लोग आएंगे। अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग चलो कल ऐसा करते हैं, 1 घंटे पहले आते हैं, या फिर हम लोग जो है किसी और तरीके से काम करते हैं, या फिर हम लोग जो है टीम वगैरह बना के, छोटे छोटे टीम बना के या ग्रुप बना के काम करते हैं, तो जब वो भी आइडिया देते हैं ना तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और वो ना एक तरीके से वो हेल्प करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी, वो आपको आउटपुट देंगे अगर आप किसी को इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मेन एम भी जो है यही है। सो इससे ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इम्प्रूव होगा ही होगा। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42A में जो है अमेंड करके डाला गया एंड इट वाज इंसर्टेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि हम जो है एक सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट को अचीव कर पाए। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अगर वो सारा आपको समझ आ गया तो ऑब्जेक्टिव आपको एकदम से समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यही कि प्रोडक्टिविटी, अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव करना, ग्रेटर एफिशिएंसी और जॉब सेटिस्फैक्शन, ये तो आपके पास आएगा ही आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगा, बेटर डिसिप्लिन आपका रहेगा, इम्प्रूव्ड ऑपरेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह भी अच्छे से चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि भाई कोई किसी का कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी, कोई जैसे कि कोई किसी के घर में कुछ फंक्शन है तो उस सारे मिलके कंट्रीब्यूट करके उसको गिफ्ट वगैरह देना, ये सारा चीजें भी छोटे छोटे जो चीजें हैं ये सारे वेलफेयर एक्टिविटीज में आते हैं।
एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, कोई भी चीज़ हो गई, वो सारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो ये सारा अगर जो है वर्कर जो है इन्वॉल्व रहेगा डिसीजन मेकिंग में, तो वो ये सारी चीज़ें भी कर पाएगा। तो एक अच्छी तरीके से अच्छा माहौल जो है ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। देन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये सारे जनरल पॉइंट्स ही है, और अभी जो है आपको समझ ही आ गया होगा कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है इतना इम्पॉर्टेंट जो है क्यों। Now, operation of a satisfactory scheme for participating management at all levels breaks down the barriers between labor and the management. So, again यहाँ पे जो है एक बैरियर सा टूट जाता है कि हम जो है देखते हैं कि भाई जो टॉप का मैनेजमेंट है, ये जो है इन लोगों को वर्कर लोग बोलते हैं यार इन लोगों को तो हम छू ही नहीं सकते, इन लोगों के हम पास तक नहीं पहुंच सकते, इन लोग तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा माहौल जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब हम जो है ये जो बैरियर आपने बना के रखा हुआ है कि भाई डिसीजन मेकिंग में नीचे वाले लोग नहीं आएंगे, वो सब अगर जब आप तोड़ दोगे ना वो बैरियरों को, तो आपको एक हार्मनी देखने को मिलेगा लेबर और मैनेजमेंट में, और एक म्यूचुअल तरीका का जो भी सस्पिशन या डिस्ट्रस्ट रहता है कि हम वर्कर लोगों को रखता है कि भाई ये जो भी डिसीजन लेते हैं ना, ये बस प्रॉफिट चाहिए इनको, और इनको जो है अपना टूर वगैरह करना है टॉप वालों को। तो इस तरीके का ना दिमाग में रहता है वर्करों के कि भाई काम तो हम कर रहे हैं पर टूर में तो वो जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स जो है वो मार रहे हैं, काम तो है हम लेके आ रहे हैं, टारगेट जो है हम अचीव कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो है सस्पिशन और मिसट्रस्ट का माहौल रहता है। तो अगर एक ओपननेस रहेगा, अगर जो है एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन रहेगा इन मैनेजमेंट में, तो एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन जो है बना रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और वर्करों के पास जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल काम जो है, एक्चुअल देखो फील्ड में तो वर्कर ही काम कर रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लमें आती है वो सारा प्रॉब्लम वर्कर को ही पता है। तो ये लोग जो है अगर कोई नया दिक्कत आता है ना, तो न्यू आइडियाज वगैरह ये लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको दे पाएंगे, और इनके आइडियाज ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि मतलब, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को ना वर्किंग नहीं पता। अगर कंप्यूटर में ही आप काम कर रहे हो तो जो वर्कर है उसको पता है कि एम्प्लॉय जो है उसको पता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब मैं ये काम करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ। बट ये चीज टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं है। वो तो बस उसने थोड़ी कभी चलाया सॉफ्टवेयर, उसने बस सॉफ्टवेयर लगवा दिया आपको। तो अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसमें बेटर सजेशन आपका वर्कर दे पाएगा, ना कि आपका टॉप मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे आपको एक मोर रियलिस्टिक व्यू किसी भी चीज के प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम का एक रियलिस्टिक व्यू आपके सामने रहता है कि भाई एक्चुअल में जो है वो दिक्कत क्या है, एट देयर विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नेचर होता है पार्टिसिपेशन का वो किस तरीके से, जो वर्कर का पार्टिसिपेशन रहता है मैनेजमेंट में उसका नेचर क्या है। पहला रहता है इन्फॉर्मेशन और एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन विच एनेबल्स वर्कर्स टू ऑफर ओपिनियन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। सो पहला वाला है इन्फॉर्मेशन या फिर एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। जो मैंने आपको बताया कि फील्ड में जो है वो वर्कर काम करता है तो उसके पास रियलिस्टिक व्यू उसके पास ज्यादा होगा। तो अगर आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है टॉप मैनेजमेंट को कोई डिसीजन मेकिंग में, तो आप जो है उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि वो जो है उसका एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन रहेगा, उसको एक्चुअल में पता है कि भाई चल क्या रहा है। सो यू कैन टेक रियलिस्टिक व्यू ऑफ द सिचुएशन, यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। सेकेंड इज कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में हम बस व्यू के लिए, हम जो है वर्कर का व्यू जानने के लिए उससे जो है कंसल्ट करते हैं। Third one is administrative participation. Administrative participation which implies workers accepting greater share and assuming greater responsibility in the discharge of management function. तो यहाँ पे हम जो है जो एडमिन वाली सीट पे इनको भी एक रोल दे देते हैं, इनको भी एक पोस्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे वर्कर लोगों का जो है काम बढ़ जाता है, उनका जो है काम नहीं इन द सेंस उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहाँ पे जो है वो एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्लान बनाने में हो चाहे वो पॉलिसी बनाने में हो, ये भी जो है एक्टिवली इनका पार्टिसिपेशन रहता है। सो ये 4 प्रकार से जो है आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का पार्टिसिपेशन दिखेगा इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। तो कुछ स्कीमें हैं कि किस तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली आपको जो पढ़ना है आपके जो बुक्स में दे रखा है, दैट आर 4 स्कीम्स। द फर्स्ट वन इज वर्क्स कमिटी, द सेकेंड वन इज जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, द थर्ड वन इज वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द फोर्थ वन इज स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल। तो इसको जो है छोटा सा शॉर्ट में हम जो है एक बार देख लेते हैं कि ये 4 जो है किस तरीके से जो है इनका स्कीम जो है
किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से इंडिया में जो है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी जो है इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही पहले ही हमें पता लग गया था कि जो भी डे टू डे ऑपरेशन हो रहा है और इसका जो नीड है कि वर्क्स कमेटी होना चाहिए, उसका नीड हमें लगा रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन 1931 उन लोगों को नीड लगा। फिर इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन इन 1947 and the recommendation was given statutory recognition in the Industrial Dispute Act 1947। तो बहुत पहले से ही नीड लगा था कि भाई वर्क्स कमेटी जो है कमेटी टाइप बना देना चाहिए हम लोगों को, और बनाना भी किस तरीके से, हमें एक कमेटी सेटअप करना है हर उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे एटलीस्ट जो है 100 या 100 से ज़्यादा लोग हो, जहाँ पे, और ये जो कमेटी होगा यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का। सो एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉई के भी जो है इक्वल पार्टिसिपेशन होगा दोनों का, ताकि जो है हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग वगैरह कर पाए। सो यहाँ पे अगेन जो है एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये सारा कलेक्टिव बार्गेनिंग उन सब चीज़ों में, उन सब कॉन्सेप्ट में आता है अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओ, बट ये वर्क्स कमेटी की जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नीड जो है बहुत पहले से ही जो है हमको दिखा था कि भाई एक कमेटी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, एटलीस्ट जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हो, और उस कमेटी में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बोथ ऑफ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। और ये लोग जो है डेली के जो भी उनको जो प्रॉब्लम होता है या किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी टॉपिक पे इनको डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो उन सब में जो है ये लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग, ये कमेटी जो है ये डिसीजन मेकिंग करती है। सो जो स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन है उसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज योर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। सो अगर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। 1958 में न्यू दिल्ली में जो है एक लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का सेमिनार हुआ था, जहाँ पे इसी चीज़ का, इसी काउंसिल का जो है ड्राफ्ट एक तैयार हुआ था कि इसका जो है ये किस हिसाब से होना चाहिए, हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें कि इसका पेड फंक्शन क्या है, कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को मेनली करना क्या है, तो इसके फंक्शन को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला जो होगा फंक्शन, इसको कुछ जनरल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सेकंड, ऑल दोज फंक्शंस दैट आर कनेक्टेड विद वर्कर्स राइट टू बी कंसल्टेड, कि भाई वर्कर का भी राइट होता है टू बी कंसल्टेड, कि उसको भी किसी भी प्रकार का जो है कंसल्टेशन प्राप्त हो। थर्ड वन इज फंक्शंस कनेक्टेड विद द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड ऑफर सजेशन। तो ये भी एक राइट रहता है कि इन्फॉर्मेशन मिलना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही जो होता है बहुत ही वाइटल, एक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा की होता है। सो ये भी एक राइट है कि राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन वो भी होना चाहिए, और उसको ये भी राइट होना चाहिए किसी भी बंदे को दैट ही और शी should be able to offer some suggestion. And finally, the functions connected with the right to exercise administrative powers such as those in relation to welfare schemes and safety measure. तो again ये जो 4 functions है, ये 4 functions हम मानते हैं कि ये सारे जो है ये 4 मेन functions है जो कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है उनको करना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को बनाया गया, बट एंड रिजल्ट में ये देखा गया कि इसका जो काम है वो उतना ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि भाई एम्प्लॉयर जो है वो तो इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं, पहली बात। सेकंड, जो वर्कर लोग भी है वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। सेकेंड जो था कि देयर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पसेस एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो पर्पस है, ये फंक्शन जो कर रहा है, ये फंक्शन ही किसी के आधे लोगों के तो समझ ही नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है ये सब। तो यही हुआ यहाँ पे भी कि ये फंक्शन ही आधों को समझ नहीं आया। ये काउंसिल किस, इसका नाम भी देखो अटपटा, अब ये करता क्या है, ये कुछ किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा। तो एट द एंड क्या हुआ, किसी को कुछ समझ भी आया ना नहीं आया और कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, तो एक तरीके से ये फेलियर ही था। इवन दो इसको जो है ये काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हुआ था, कोशिश मतलब की गई, बट ये फेल ही रहा। नेक्स्ट जो है दैट इज वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन हुए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वगैरह थे। ये सारे जितने भी कमीशन है, ये कमीशन लोगों ने बोला कि भाई गवर्नमेंट को बोला कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर वर्कर को प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से या फिर कोई
वर्कर का जो है व्यू पॉइंट भी देखने वाला, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उनको भर वर्कर का व्यू पॉइंट नहीं पता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं हम लोग की जो टॉप मैनेजमेंट है उसका जो बोर्ड हो रहा है, उस बोर्ड में जो है एक्चुअली हम किसी वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को भी बिठा सकते हैं, ताकि एक रियलिस्टिक हमें पिक्चर मिले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या एक्चुअल उनको क्या चाहिए, या एक्चुअल कैसे काम करवाना है। कोई भी एरिया में कोई भी झगड़ा हुआ उसको सुलझाने के लिए किसी भी प्रकार से जो है ये चीज देखा गया कि एक ना रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं हम वर्करों को, तो उनको जो है रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, उन्हें लगेगा कि भाई हमारा कोई बंदा वहां पे है, हम जो है अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उस बंदे को जाके हम जो प्रॉब्लम जो है उससे मदद वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसी काफी अच्छा लगा किसको, हमारे गवर्नमेंट को, और इसको अप्लाई करने का हक भी हमारे गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट ने जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो पॉलिसी बताई थी, इस पॉलिसी को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वी विल अपॉइंट वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे पीएसयूज में इसको स्टार्ट किया गया कि भाई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें हम क्या करेंगे, एक वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। So initially it was decided that workers' representation should be there on the board of industrial undertakings and not of financial or commercial undertakings. Later the nationalized commercial banks were also covered. तो starting में जो था, जो खाली जो industrial undertakings थे, जितने भी industrial undertakings थे उनमें पहले इस concept को जो है लाया गया। फिर जो फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स था हमने उसको में इस कॉन्सेप्ट को नहीं चलाया। फिर क्या हुआ आपको पता ही है, नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ बैंकों का जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस है। नेशनलाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बैंकिंग में आया। तो उसी दौरान जो है इन्होंने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स है उसको भी इसमें कवर अप कर दिया। तो अब जो थे हर जगह जो है काफी जगह में आपको जो है ये वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आपको दिखेंगे इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको वर्करों के रिप्रेजेंटेटिव भी दिखेंगे, जो कि वर्करों के जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स वगैरह इश्यूज वगैरह है उसको रेज करने में जो है वो काफी हेल्पफुल है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का। जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल और जॉइंट काउंसिल। तो जॉइंट काउंसिल या शॉप काउंसिल ये क्या चीज है, 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया ये वाला स्कीम जिसका नाम है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री एट द शॉप फ्लोर एंड प्लांट लेवल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में क्या किया कि वर्करों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एट बोथ शॉप फ्लोर एंड प्लांट लेवल। सो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरीके से इस मॉडल को जो है वो चाहते थे कि जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है वो आपको शॉप फ्लोर में भी दिखे और प्लांट लेवल में भी दिखे। तो इसके लिए ये जो है एक तरीके से एक मॉडल बनाया गया विच इज अ 2 टायर पार्टिसिपेशन मॉडल। ये जो है एक 2 टायर पार्टिसिपेशन मॉडल है, जहां पे जो किस तरीके से होगा, ये 2 टायर कैसे होगा, विद अ शॉप काउंसिल एट द शॉप फ्लोर और डिपार्टमेंटल लेवल एंड अ जॉइंट काउंसिल एट द प्लांट और एंटरप्राइज लेवल। सो यहाँ पे 2 लेवल में 2 टायर मॉडल क्योंकि ये है तो 2 लेवल में इसको बनाया गया है। पहला आपका डिपार्टमेंटल लेवल में होगा एंड सेकेंड विल बी एट योर एंटरप्राइज लेवल। तो पहला छोटा सा डिपार्टमेंटल लेवल में एंड द सेकेंड वन इन योर एंटरप्राइज लेवल। डिपार्टमेंट लेवल में आपका शॉप काउंसिल होगा, एंटरप्राइज लेवल में आपका जॉइंट काउंसिल होगा, डिपार्टमेंट लेवल में शॉप फ्लोर में रहेगा, एंटरप्राइज लेवल में इट विल बी एट द प्लांट। सो यहाँ पे आपका एक रहेगा डिपार्टमेंटल लेवल में, 2 टायर पार्टिसिपेशन मॉडल है, आपका शॉप काउंसिल रहेगा और जॉइंट काउंसिल रहेगा। सो शॉप काउंसिल शॉप फ्लोर पे रहेगा डिपार्टमेंटल लेवल पे और जॉइंट काउंसिल रहेगा एट द प्लांट इन द एंटरप्राइज लेवल। और अगर इसका हम साइज बताएं कि जो साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स है, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो है 12 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड कुछ भी डिसीजन मेकिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे वोट नहीं यूज होगा, जो वोट हम यूज करते हैं वोट यहाँ पे यूज नहीं होगा। एवरी डिसीजन विल बी मेड बाय कंसेंसस, यानी कि सबसे डिसीजन सबको पूछेंगे कि आप हाँ या ना किस तरीके से, सबकी सहमति से ही डिसीजन मेकिंग जो है वो सबकी सहमति से होगा।
इसके अलावा जो भी काउंसिल है, काउंसिल का मेन काम यही रहेगा कि भाई अब ये सारा काम हम कर ही क्यों रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में है क्या बना रहे, हार्मनी बना रहे। सो हार्मनी अगर ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा तो वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो काउंसिल वगैरह है, इन सब का काम ही ये है कि मदद करना, किसकी, मैनेजमेंट की। ये लोग मदद करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, हमारा जो टारगेट हमने बना रखा है वो अचीव हो, किसी भी तरीके का वेस्टेज ना हो। वेस्टेज यानी कि इन द सेंस किसी भी तरीके का, कोई भी प्रकार का वेस्टेज जो है, चाहे वो रिसोर्स क्यों ना हो, हम जो रिसोर्स एलोकेट करते हैं, अगर मशीन को प्रॉपरली, अगर एक मशीन अगर 12 घंटे चल सकता है और हम उसको 12 घंटे नहीं चला रहे, हम बस भाई 4 घंटे चला के उसको छोड़ दिया, प्रोडक्टिव आउटपुट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, फालतू में जो क्या हुआ, हमारा जो है मतलब जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था 12 घंटे में, उतना ऑब्वियसली नहीं बन पाया अगर वो मशीन 4 घंटे चलेगा तो। सो इससे जो है हमारा वेस्टेज भी है। भाई रिसोर्स है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना अवेलेबल रिसोर्स है, बट तुम उसका यूज ही नहीं कर रहे, एक तरीके से वेस्टेज है। मैन पावर का वेस्टेज है कि भाई अगर एक काम के लिए अगर तुम्हें 2 बंदे ही चाहिए तो तुम उसमें जो है 6 बंदे लगा के अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। तो ये इसी प्रकार का जो है वेस्टेज वगैरह जो है नहीं होना चाहिए। प्लानिंग जो होता है, एकदम काम जो है प्लान करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही होना चाहिए, और डेवलपमेंट फैसिलिटीज वगैरह होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। सो कहने का मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे। तो ये जो काउंसिल है, काउंसिल का मेन यही रहेगा कि आप लोग मदद करोगे मैनेजमेंट का टू अचीव, जो भी मैनेजमेंट का टारगेट है उसको अचीव करने में आप लोग भी जो है उनको हेल्प करोगे। इसके अलावा एक जॉइंट काउंसिल रहेगा, इट विल बी सेट अप फॉर द प्लांट और द होल एंटरप्राइज। अगेन इसका काम भी वही सब रहेगा जो कि एक काउंसिल को करना चाहिए, वर्क प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, डेवलपमेंट फैसिलिटीज को ट्रेनिंग वगैरह दोगे आप प्रॉपर तरीके से। आप मतलब वर्कर लोगों का पूरा ख्याल रखोगे, एकदम उनको नॉलेज से, हर नॉलेज से अप टू डेट रखोगे। उनमें अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि उनमें कोई किसी भी प्रकार में, किसी भी एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप उन लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दोगे। हमें बस उन एम्प्लॉयज को एकदम फिट रखना है, एकदम नॉलेज वाइज उनको फिट रखना है, नॉलेज वाइज एकदम उन्हें अपडेटेड रखना है। कोई स्किल्स उनका मिसिंग है, आप प्रॉपर स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हो। At the end of the day, we want maximum productivity and we want to achieve the targets. हम ये सारा काम कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमाए, हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से जो है वो चलता ही रहे। तो ये अगेन क्या है, ये अगेन इट इज वन ऑफ द स्कीम्स जो कि यूज होता है। क्यों, किस चीज का है ये स्कीम सारा हम जो पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम सारा जो है काफी अच्छे स्कीम्स है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 स्कीम्स हमने देखे, वर्क्स कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and a 2-tier model consisting of shop council as well as shop level and joint council at the enterprise level. So इसी के साथ हमने इस यूनिट को भी कवर अप कर लिया है। जो हम लेबर लेजिस्लेशन का यूनिट पढ़ रहे थे, उसमें ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है ये आपका एकदम ही लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट को हमने खत्म बिल्कुल कर लिया है। तो इस यूनिट में हमने लेबर लेजिस्लेशन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई इंडिया में जो है क्या हाल है लेबर का, लेबर लेजिस्लेशन का क्या हाल है। फिर हमने पढ़ा फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट हमें मिला 1948 में, उसके बारे में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पढ़ा। फिर वी स्टडीड अबाउट वेजेस एंड बोनसेस, जिसमें कि हमें वी स्टडीड 4 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। 4 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स में हमने देखा मिनिमम वेजेस एक्ट को हमने पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देन वी स्टडीड अबाउट द बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन। इक्वल जो रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, इसके बारे में हमने पढ़ा। सो ऑल दीज जो चारों एक्ट है, दीज आर रिलेटेड टू वेजेस एज वेल एज बोनस। फिर हमने देखा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन टॉपिक हमने देखा, जिसमें सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं। इसमें भी अगेन हमें जो है 4 एक्ट हमने पढ़े।
वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्कमैन को कॉम्पनसेशन किस हिसाब से होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIC वगैरह हमने इसमें देखा। फिर हमने PF के बारे में देखा, जिसमें हमने जो किस एक्ट के अंदर आता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो ग्रेच्युटी एक्ट है आपका 1972 का, इसके बारे में भी हमने देखा। एंड जो लास्ट मेन टॉपिक हमने देखा दैट वाज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमने ये देखा कि भाई हार्मोनियस रिलेशन जो है इंडस्ट्री में बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के व्यू पॉइंट से देखिए तो देयर आर 3 एक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज योर ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, डिस्प्यूट जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह इंडस्ट्री में होता है तो हमें क्या करना चाहिए। एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये छोटा सा ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। एंड फाइनली जो आज हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये तो काफी आसान सा टॉपिक था। तो ये जो है मेन आपको फैक्ट्रीज एक्ट है यहाँ पे मेन। एंड वी स्टडीड अबाउट वेजेस एंड बोनस टॉपिक, सोशल सिक्योरिटी एक्ट एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। वेजेस बोनस में हमने चार पढ़े, 4 एक्ट्स देखे, यहाँ पे हमने 4 एक्ट्स देखे। एंड यहाँ पे हमें जो है 3 एक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे बेसिकली 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 एक तरीके से इतने एक्ट हमने जो है यहाँ पे कवर अप किया। सबको आपने शॉर्ट में ही पढ़ना है, ये एक्चुअली डिटेल में अगर आप जो बहुत बड़े बड़े एक्ट्स है इसमें काफी सारे प्रोविजंस और ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको इतने डिटेल में जो है आपके बुक्स में दिया भी नहीं है, तो हम इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। आपको बस ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसमें जो है हो क्या रहा है, ताकि आप जो है पॉइंट वाइज हेडिंग बना के जो है अपने पेपर में लिख पाओ। तो हमने इस यूनिट 8 को पूरा कंप्लीट आज कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।